हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं आगे जो हमने होमोलॉगस सीरीज लास्ट में एंड किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो असाइक्लिक और क्लोज चेन रिंग की बात हमने किया है। तो यहाँ पर असाइक्लिक का हमने कहा था कि एलिफैटिक साइक्लिक होता है, यानी जैसे एलिफैटिक अगर हम देखें तो हमारे पास CS3 CS2 CS2 CS3 कुछ इस फॉर्म में हमें मिलता है। तो अगर इसी को हम साइक्लिक कर दें, मतलब कि इनके एंड्स को टर्मिनल को जोड़ दें और ये साइक्लिक बन जाएगा, तो उसको बोल देते हैं एलिफैटिक साइक्लिक। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन सकता है, या फिर यहाँ पर ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हम कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में, जिसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, उसको हम बना सकते हैं। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन हो गया। हाँ, अब उसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक को ही एलिफैटिक साइक्लिक बोलते हैं, या फिर इसी को होमोसाइक्लिक तुम बोल सकते हो जब कोई फॉरेन एटम यहाँ पर किसी रिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी साइकिल में यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग के बीच में कोई दूसरा कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक ये आप देख रहे हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो गया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के बेसिस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम आगे देखेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल में आपको समझ में आएगा कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन अपना रूप उसमें दिखा रहा है, अलग अलग चीजें बना रहा है, कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में समझेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने देखा था, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हमने कैटेगराइज करने की कोशिश किया, तो उसमें कहा कि अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप OH लग सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ इस फॉर्म में CHO लग जाए। तो इसका जो नेचर है, यानी कि ये जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का नेचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रोपेन देखोगे तो प्रोपेन आप यूज करते हो अपने घर में, लेकिन यही जो प्रोपेनॉल है इसको आप लिक्विड फॉर्म में यूज करते हो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की तरह। तो जैसे मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो कि CS2OH में मैंने कहा कि ये एथिल अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है या सॉल्वेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इसी CS3 को आप ड्रिंकिंग या सॉल्वेंट की तरह नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ये गैसीज फॉर्म में होता है और इसका अपना अलग ही पर्पज है ओवरऑल। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप पूरी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल या फिजिकल कैसा होगा। तो देख रहे हो CHO हो गया। अब इसी में अगर इसी की जगह हम COOH लिख दें, इसी की जगह हम C डबल बॉन्ड O और R कर दें दोनों साइड, यानी कि कीटोनिक फॉर्म हो गया। हाँ, और इसी को C डबल बॉन्ड OR एस्टर। ठीक है, तो मतलब हम बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, और आगे उसी का डोमिनेंस आप इस चैप्टर में देखोगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। होमोलॉगस सीरीज की बात किए थे, जिसमें CS2 का डिफरेंस होता है, जिसको बोल सकते हो कि एक यूनिट CS2 होता है जो डिफर करता है अल्टरनेट हम जब चाहेंगे एक से दूसरे होमोलॉगस कंपाउंड में। तो क्वेश्चन मैंने ये रखा है जिसमें आपको चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है हर एक कार्बन का। कैसे चेक करोगे? आपको पता है कि कार्बन के चारों तरफ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है जिसको सिग्मा कहते हो। तो सिग्मा जितने रहेंगे उसी हिसाब से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा। जैसे 4 है तो यहाँ पर sp3 बोलना है। अगर यही 2 कार्बन हो जाए और यहाँ पर देख रहे हो एक एक, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, मतलब डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है, इसलिए हम 3 काउंट करेंगे और sp2 बोल देंगे। यहाँ पर देखो इसका पावर 1 इसका 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पर अगर मान लो ये है तो इसका sp हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करो, सबका बताओ कि इनमें कितना हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आगे डिस्कस करेंगे। राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल के लिए बात किया था मैंने, खरगोश वाला, खरगोश के कान खड़े रहते हैं आइसोप्रोपिल में ना। अगर नियो वाला बात करेंगे तो नियो अगर ब्यूटेन है तो नियो ब्यूटेन के केस में क्या होगा, कुछ इस तरीके से CS3 उसमें 3 कान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है
नियो ग्रुप बोलते हैं इसको। फिर ये सारे क्वेश्चन जो है जो कि इंडिकेट सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं क्या हैं वो सब आप लोग कीजिएगा ओवरऑल। तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं अब, जो हमारा टॉपिक है अगला वो नॉमेनक्लेचर है। देखो दो तरीके से, एक कॉमन होता है यानी इसी को ट्रिवियल बोलते हैं, कॉमन नेम ट्रिवियल नेम बोल सकते हो। आईपीएसी नेम भी होता है, आईपीएसी नेम को तुम बोल सकते हो कि ये स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो इसके बेसिस पे सारा जो कंपाउंड था, असल में क्या हुआ कि हमारे देश से बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे थे वो लेके गए क्या, उनको ये हुआ कि भाई बेच से अपने जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बेच दें फॉरेन में। तो फॉरेन वाले बोले कि इसका नाम तो हम लोग ये रखे हैं, और इंडिया वाले बोले कि भाई इसका नाम तो कुछ और है। उन्होंने मान लो जॉर्ज रखा, तुमने सोनू रख दिया, तो कैसे बेचोगे? मतलब एक ही कंपाउंड है, उसके अलग अलग नाम वहां पर पेश कर रहे हो। तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें इंटरनेशनल साइंटिस्ट जितने थे सबको ग्रुप किया गया, और उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला कह सकते हो कि एक मेथड निकाला जिसके तहत ही सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है। तो उसी को हम लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो उसको कैसे होगा वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको ये याद रखना है। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग होता है एक, रीडर और लिसनर कैन डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम, ठीक। तो ये तरीका होता है। आगे है ट्रेडिशनल नेम्स, ठीक। तो ट्रेडिशनल नेम में जैसे विनेगर बोलते हो तो विनेगर को कहते हो कि ये मेरा CH3COOH है ना। तो ये तो मान लो कॉमन नेम है, ट्रेड के हिसाब से लोग इसको कहते हैं। इसी को बोलते हो एसिटिक एसिड है, बट एसिटिक एसिड जो है आईपीएसी की तरह नहीं बोल सकते हो। क्या बोलना है इसको? इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक। तो ये कहाँ से आया? IUPAC से आया, ठीक है। बाकी एसिटिक एसिड बोलो इसको या विनेगर बोलो, तुम्हारे ऊपर है। सिरका बोलते हो ना, डेली हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने घर पर। तो जो ट्रेडिशनल नेम होगा, ट्रिवियल नेम, वो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स का है। जैसे मान लो ये हो गया मीथेन, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। तो नियो, आइसो, ये सब ट्रेडिशनल नेम है। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO यानी कि एक ही कार्बन रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे एसीटोन है। बेसिकली कीटोन से आ रहा है ना, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एसीटोन इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, सब बेहोश हो जाए। CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक। C6H6 एक बेंजीन है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स लगे होते हैं, ठीक। इसको हम देखे हैं। C6H5 वो CH3 एनिसॉल होता है। अब देखो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ना, जो बेंजीन होता है कुछ ऐसा होता है बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर लगा दो क्या? OCH3, यही एनिसॉल हो गया, ठीक है। मेथॉक्सी असल में इसको बोलोगे जब आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करोगे। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी एनिसॉल हमें ये समझ में आया। तो ये है C6H5NH2, बस ये इसके जगह पर NH2 लगा दो तो एनालीन हो जाएगा। और C6H5COCH3 हो गया तो स्टोफिनोन हो गया। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बेंजीन ऐसा है और इस पर हम लगा दे रहे हैं क्या? C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसको बोलते हो एसिटोफिनोन। यहाँ क्या था? एसीटोन था, अब क्या हो गया? एसिटोफिनोन। फिनोन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ फीन आ गया, ठीक है। तो अगला है एथिल मेथिल ईथर। तो एथिल मेथिल ईथर में आप देख सकते हो कि एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल लगा है, तो ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया, तो ईथर हो गया। तो कॉमन नेम कुछ इस तरीके से है। अब आईपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहां पर कार्बन का कुछ इस तरीके से चेन दिखेगा, उसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है ना हो।
और फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल एक फंक्शनल ग्रुप आए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर देयर इज OH एंड ऑल्सो अनदर एलिमेंट विच इज फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एज हैलोजन और हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हैलाइड भी अवेलेबल है। So we are having two kind of functional groups, OH and Br functional group, right? Parent chain is there, that is approximately containing 6 carbon, 1 2 3 4 5 6. So आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रांच भी आया है फंक्शनल ग्रुप भी आया है, वो भी एक से ज्यादा आया है, तो कैसे नेमिंग करेंगे? तो इट नीड्स अ सर्टेन एल्गोरिदम, एक सही तरीका चाहिए, नहीं तो कोई भी कुछ भी रख के चला जाएगा, सब कंफ्यूज रहेंगे क्या रख दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर CH3 CH2 CHO है तो इसको कहोगे कि 1 2 3 कार्बन रख रहा है, प्रोप और अल प्रोपेन नल बोल दोगे। लेकिन इसी जगह ब्रोमीन हो जाए, अब ये सोचो कि पहले ब्रोमो बोले या फिर बाद में बोले, मतलब अल को हम प्रायोरिटी दें या फिर ब्रोमो को दें, तो कंफ्यूजन होता है भाई। बड़ा भाई किसको मानना है, सबसे ऊपर पहले नाम किसका लेना है ना। जैसे घर में आपके होता है कि भाई इनका नाम नहीं लेना है, इनका नाम लेना है, प्रायोरिटी पे रखते हैं कि ये बड़े हैं छोटे हैं। वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी ढेर सारे ग्रुप्स आ गए हैं, तो किसका नाम पहले लेना है, किसका बाद में लेना है ना, प्रायोरिटी किसको देनी है, ये सब हम यहाँ पर मेमोराइज करके ही करेंगे। ठीक, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में सिंपल सा ढेर सारा जो है कार्बन लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, उसको कर लोगे ना। तो हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप आएगा, एक सेचुरेटेड आएगा, एक अनसेचुरेटेड आएगा। सेचुरेटेड में क्या होगा, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स, कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक, अनसेचुरेटेड में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एट लीस्ट होना चाहिए। जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो इसको प्रोपीन भी बोलते हो और इसी को प्रोप 1 इन भी बोलते हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो अब IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर एल्केन की बात करें तो जब अनब्रांच्ड होगा या स्ट्रेट चेन होगा उस केस में क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले क्या लिखना है, जो रूट वर्ड है, ये उल्टा हो गया है, तो रूट वर्ड पहले लिखो। रूट वर्ड जैसे मैंने समझाया था कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ लिखो, 2 कार्बन होगा तो उसके लिए एथ लिखो, 3 कार्बन होगा तो उसके लिए प्रॉप लिखो, 4 के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। उसको पहले मैं चीजें लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 होगा तो पेंट लिखना है, 6 होगा तो हेक्स और 7 होगा तो हेप्ट लिखना है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो रूट वर्ड जो है लिखना है, तो कुछ इस तरीके से देखो। सबसे पहले यहाँ देख रहे हो रूट वर्ड, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन प्लस एन लगाना है। रूट वर्ड के बाद सफिक्स आएगा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ठीक है, ये कब आता है, ये तब आपको फॉर्मूला यूज करना है जब स्ट्रेट चेन हो, अनब्रांच्ड हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ प्रीफिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रीफिक्स आएगा और उसके बाद प्लस में फिर रूट वर्ड आएगा, फिर आएगा सफिक्स। सफिक्स किसको लेना है, जो वहाँ पर ब्रांच स्ट्रेट चेन या सैचुरेटेड जितने कार्बन होंगे उसी के हिसाब से। तो जैसे मान लो कि CH3 CH2 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 CH3 है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। तो मतलब क्या आ गया पेंट। पेंट है रूट वर्ड। ठीक, उसमें सफिक्स क्या आएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो एल्केन का ही एक कंपाउंड है। एल्केन का कंपाउंड जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। तो अगर एल्केन का कंपाउंड है तो उसके लास्ट में, कंपाउंड के लास्ट में क्या लगना चाहिए, एन। तो जो ये रूट वर्ड है इसके लास्ट में क्या लगा दो, एन, तो पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हम करते हैं। अब ब्रांच हाइड्रोकार्बन में क्या करोगे,
ब्रांच में देखो ब्रांचिंग कुछ ऐसे आ जाएगी, साइड साइड में लगे होंगे, पड़ोसी भी आएंगे। पेरेंट चेन वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसको पेरेंट मानना है, और जो छोटे छोटे होंगे उनको ब्रांच मानना है। जैसे उनके दोस्त पकड़ के बैठे हैं उनके साथ, तो दोस्तों को भी उनको उसमें जोड़ लो, तो प्रीफिक्स हो जाएगा। एल्किल के फॉर्म में लिखना है, जैसे ये मेथिल हो गया, और ये क्या है, ये हो गया एथिल। इसी को ईटी भी लिख देते हैं, ठीक है, और इसको एमी मेथिल भी लिख देते हैं, प्रोपिल को पीआर लिख देते हैं। तो इसमें घबरा मत जाना कि ईटी लिख दिया गया ऐसे साइड में, यू कैन रिप्रेजेंट इट। यहाँ मेथिल है, ठीक। तो इस तरीके से देख रहे हो कि जब ब्रांच चेन है तो उसमें प्रीफिक्स यूज करो, फिर रूट वर्ड यूज करो, और उसके बाद सफिक्स यूज करो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसी का नाम लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसका होगा, जो साइड वाला है। तो साइड चेन या फिर कह सकते हो कि ब्रांच, तो ये हो जाएगा मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप हो गया। अब देख रहे हो कि कितने पे लगा है, 1 2 3 4। अब इस तरफ से काउंटिंग करें या फिर इस तरफ से करें, 1 2 3 4। तो उस तरफ से करना है जिधर से पास पड़े कौन, सब्स्टिट्यूट, या फिर कह सकते हो जो ब्रांच चेन है, वो जो जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना है। तो 1 2 इस साइड से करो, तो यहाँ पर 1 2 2 पे क्या है, मेथिल, तो यहाँ बोलोगे 2 मेथिल, ठीक है। उसके बाद कितने हैं कार्बन, 4 हैं, तो इसको बोल देना है ब्यूटेन, ठीक। तो ब्यूट बोलना है, पहले ब्यूट बोलोगे। ये तो हो गया क्या, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक। प्रीफिक्स, ये जो एल्किल दिया है ना, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में नंबरिंग भी दे देते हैं कहाँ पर जुड़ा है। फिर रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड ब्यूट है। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स वही होगा जो इसका यहाँ पर है। वो एल्किल है, एल्केन है, तो एल्केन, क्योंकि देख रहे हो CnH2n+2 फॉलो कर रहा है, सब सिंगल बॉन्डेड है और हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पर एल्केन है, तो एल्केन का एन लगा दोगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से 2 मेथिल ब्यूटेन जो है वो इसका नाम पड़ जाएगा। ऐसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो एल्केन में एल्किल बोलते हैं, तो मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल जितने भी होगी इल लगा देना है, YL ना। तो देख सकते हो कुछ ब्रांच चेन का नाम है, देखो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया। जब ऐसा आए, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ पर CH2 है, इसी में ना मैं जोड़ दे रहा हूँ क्या, CH, और उसके बाद फिर CH3। तो अब इस केस में देख रहे हो कि यहाँ भी ब्रांचिंग हो गई, मतलब कि ऑलरेडी ये ब्रांच था, अब यहाँ भी एक और ब्रांचिंग हो गई। तो इसका मतलब है कि इसका कुछ हमें ग्रुप मान करके नाम रखना है। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर 2 कार्बन है जो कि खरगोश के कान की तरह हैं, तो इनको कहोगे आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो ये देखो आइसोप्रोपिल ग्रुप मान लिए। इसको सेकेंडरी ब्यूटिल मानना है क्योंकि 2 पे रहेगा ये, और इसको आइसोब्यूटिल मानना है, ठीक है। तो आइसोब्यूटिल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आइसो ग्रुप भी है और 4 कार्बन है, इसलिए आइसोब्यूटिल है। इसको टर्ट ब्यूटिल मानना है। टर्ट क्यों मान रहे हो, क्योंकि टर्शियरी कार्बन पे है, ठीक है पूरा। तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल हो गया। नियो पेंटिल मानना है इसको, ठीक है। पेंटिल है 5 कार्बन, नियो ग्रुप देख रहे हो 3 कार्बन लगे हुए हैं एक ही कार्बन से, तो ये नियो हो गया। अब नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन, जो सबसे लंबा चेन है उसको पकड़ो, उसको पेरेंट चेन बोलोगे, ठीक है। और अगला है कि नंबरिंग इज डन in such a way that branch chain carbon atoms get lowest possible number। तो ब्रांचिंग जहां से स्टार्ट हो रही हो लोएस्ट पाए। तो देखो इधर से भी कर सकते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 4 पर मिल रहा है ब्रांचिंग, सबसे लोएस्ट नंबर यही है ब्रांचिंग पाने का। उसके बाद तो 8 पे है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि 2 पे भी तो पा सकते हो, ऊपर वाला जैसे ये नंबरिंग किया है 2 पर ही ब्रांचिंग आ गया। तो अगर लोएस्ट नंबर पर ब्रांचिंग मिल रहा है तो उस तरफ से नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग हमने कर लिया, टोटल 9 कार्बन है, और 1 पर मेथिल आ रहा है, सॉरी 2 पर मेथिल आ रहा है, और 6 पर एथिल आ रहा है, ये 2 हैं, ठीक। इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। उसके बाद है इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर अलग अलग ग्रुप अवेलेबल हो किसी पेरेंट चेन में, अलग अलग
ग्रुप, जैसे मेथिल था एथिल था दोनों है, तो मेथिल पहले लिखोगे कि एथिल लिखोगे, डिपेंड करेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका क्या है। जैसे मेथिल का एम से स्टार्ट हुआ, एथिल का ई से स्टार्ट हुआ, तो ई से जो स्टार्ट होगा वो पहले आएगा, एम बाद में आता है, क्योंकि एबीसीडी तो पढ़े हो, एबीसीडी में एम 13 पर आएगा और ई 5 पे आएगा, 5th नंबर पर ना, इसलिए पहले ई लिखना है। तो क्या लिख देना है, 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन, समझ में आया। तो देखो पहले लिखोगे 6 एथिल, फिर 2 मेथिल, फिर 9 है तो नोनेन हो जाएगा, नॉन एन नोनेन, आगे समझ में। अब रूल 3 के बाद जो हमारे पास देखो हाइफन लगा देते हैं, मतलब नंबर लिखने के बाद अगर वर्ड लिखने जा रहे हैं तो हाइफन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, नेम द आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कार्बन चेन यूजिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एसेट्रा। जैसे एग्जांपल ये देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो कि 2 मेथिल ग्रुप आ गया। भाई यार बार बार मेथिल थोड़ा लिखेंगे, 2 मेथिल कहोगे 2,4 मेथिल मेथिल पेंटेन, तो पढ़ने वाले भी डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा करो कि 2 है तो उनको डाई बोल दो, यानी कि 2,4 डाई मेथिल बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। 2 मेथिल है कहाँ पे, एक 2 पे है और एक 4 पे है, ऐसे ही समझ में आ गया, 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। ऐसे 3 आ गया कर तो 1 2 3, तो यहाँ पर बोलना है ट्राई। 4 आ गया तो टेट्रा बोलना है ना। तो इसी तरीके से हम जो प्रीफिक्सेस होते हैं उसको यूज कर लेते हैं नंबरिंग वाले। रूल 5 बोलता है when 2 substituent are in equivalent position, जब 2 substituent equivalent position पे हो, the lower number is given to one coming first in alphabetical listing। मतलब अगर 2 substituent equivalent position पे हैं, ठीक है, सेमी पोजीशन पे हैं, तो लोअर नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। तो लोअर नंबर उसको देना है जो अल्फाबेटिकल पर पहले आए, यानी लोवेस्ट नंबर पे आए, उसको हमें प्रायोरिटी देना है। रूल नंबर 6 है द ब्रांच एल्किल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर। ठीक है, ब्रांच इस तरीके से हम जो ऊपर पढ़े हो रूल्स उसी हिसाब से हम लोग नेमिंग करते हैं। कार्बन एटम्स ऑफ ब्रांच चेंज दैट टच अटैच टू रूट एल्केन इज नंबर्ड 1 एज एग्जांपल। तो यहाँ देख रहे हो कि अगर इसको ग्रुप मान लिया जाए और यहाँ पर कोई है इन द सेंस CHO है या कुछ और है ना, तो इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4। अब इसको अगर नाम देना चाहते हो तो ये पूरा ग्रुप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ और जुड़ सकता है, फॉर एग्जांपल CHO जुड़ जाए या OH जुड़ जाए ना, डिपेंड करता है। अगर ये पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप बनाना चाह रहे हो इसको, तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। तो 1 पर क्या है CH3 है, 3 पर CH3 है, तो 1 3 डाई मेथिल ब्यूटिल हो जाएगा। ब्यूटिल अभी तक एक ग्रुप ही है ना, अब इसको कहीं उठा के लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से कोई एक लंबा चेन आ रहा था, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 है, CH2 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 और उसके बाद CH2, अब यहाँ पे CH हो गया, ठीक है, उसे जुड़ गया, और फिर इस तरीके से और कार्बन जुड़ते चले जा रहे हैं CH3। तो इसमें एक साइड में देख रहे हो एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आ गया है। तो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में अगर आ रहा है तो उस केस में इसको एज ए ग्रुप मान करके नेमिंग करोगे, तो उसमें यहाँ पर 1 करना है, यानी कि जहाँ से जुड़ा हुआ है ना इसी को 1 नंबर मान लेना है और उसके बाद फिर इसका नाम दे देना है, ये पूरा ग्रुप एक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप्स का नेमिंग करते हैं। वाइल राइटिंग द ट्रिवियल नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो एंड नियो आर कंसीडर टू बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ एल्किल ग्रुप ना। तो ट्रिवियल नेम जब लिखते हो तो आइसो नियो वहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन जब IUPAC लिखोगे तो वहाँ सेकेंडरी टर्शियरी ये सब लिखा है। द प्रीफिक्सेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी नॉट कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ना। आइसो एंड नियो नेम्स आर यूज्ड IUPAC एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आइसो नियो यूज कर सकते हो IUPAC में,
ठीक है, जबकि ये फंडामेंटल नेम में सेकेंडरी टर्शियरी जो है नहीं कंसीडर करोगे, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास है, तो यहाँ देख रहे हो पेरेंट चेन किधर जाना चाहिए, इस तरफ भागना चाहिए या फिर इस तरफ, डिपेंड करेगा कि कार्बन किस में जाता है। तो देख रहे हो 4 कार्बन इधर है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, एक इधर 5, ऐसे इधर देखो 1 2 3 4, इधर 4 ही हैं, इधर भी 4 है ना 1 2 3 4, और इधर भी वही है। तो देख रहे हो कि किसको हम फंडामेंट मतलब जो पेरेंट चेन है किसको कंसीडर करें, इसको करें, इस वाले पार्ट को करें या इधर करें। तो इसमें समस्या आ रही है। वो समस्या क्यों आई, क्योंकि जो पेरेंट चेन है वो दोनों तरफ सेम ही है, यानी कि कार्बन 4 ही हैं। अब इसको फिक्स करना है, अगर इसको डिसाइड करना है तो क्या करना है, आप देख लो कि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ हैं। अगर इस तरफ सबसे ज़्यादा साइड चेन्स जुड़े हुए हैं तो उसको मान लोगे कि पेरेंट चेन में आएगा, और अगर इस तरफ जुड़े हैं तो इसको मान लोगे। तो देख रहे हो इस पे, इस यहाँ पर एक फंक्शनल या सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए पेरेंट चेन में किसको इंक्लूड करोगे, ये जो 1 2 3 4 ये वाला है, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। अब जब नेमिंग करोगे तो इसको मान लोगे कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, या कह सकते हो यह एक साइड चेन है। तो यहाँ पर मैंने नेमिंग का बताया था कि नेमिंग कर देना, यहाँ से 1 2 3 4 कर देना। 2 पर क्या है, एथिल है, तो बोलोगे 2 एथिल ब्यूटिल, यहाँ लिखा है ना 2 एथिल हो गया, और ये 4 हैं तो ब्यूटिल हो गया। अब ये ग्रुप बन गया, इसको किस पे लगाओगे, 5 पर लगाओगे, 5 पे, 5 2 एथिल ब्यूटिल। फिर उसके बाद 3 पर देख रहे हो मेथिल है, 3 3 मेथिल, हाँ। उसके बाद कितने हैं, 10 हैं, डेकेन, हाँ। तो हमने मेथिल को बाद में क्यों बोला, क्योंकि M से स्टार्ट होता है, एथिल E से होता है, इसलिए एथिल को पहले बोलोगे, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करोगे, फॉर सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लो यूज करो, प्लस स्ट्रेट चेन एल्केन का। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, इसमें कितने कार्बन है, 6 हैं, तो बोलोगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो हेक्सेन स्ट्रेट चेन की तरह यूज कर लिए, बट ये साइक्लो है। तो यहाँ देख लो, जैसे मान लो ये है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग अगर करना है तो यहाँ शुरू करोगे 1 2 3 4, हाँ। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब देखो उस तरफ से नंबरिंग करोगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस को ऐड करने पर मिनिमम नंबर आए। जैसे मान लो अगर यही मैं इस तरफ से करता 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हो एक तो 1 पे आया सब्स्टिट्यूएंट और एक 5 पे आया, तो 1 + 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर अब जो नंबरिंग किया गया है उसको देख लो, ठीक है। 1 2 3, एक 1 पर है और एक 3 पर है, कितना आ गया 4, तो ये कम है इसलिए ये वैलिड है। इस तरफ नंबरिंग करना वैलिड है, ये इनवैलिड हो जाएगा जो कि उल्टा किया जा रहा था। तो ज़्यादा लार्ज नंबर नहीं देना है, जितना मिनिमम हो सके उतना ही मिनिमम की तरफ आपको अप्रोच करना है, ठीक। ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पे क्या है, मेथिल है, और 3 पर प्रोपिल है, 3 प्रोपिल, साइक्लोहेक्सेन। आई होप समझ में आ गया। P बाद में आएगा, M पहले आएगा, इसलिए मेथिल को 1 पहले लिखते हैं, फिर प्रोपिल लिखते हैं। अब ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसी तरफ करोगे जिस तरफ लोअर नंबर मिले कार्बन को, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल हो जाएगा, और 1 1 डाई मेथिल ना, डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते, जैसे लिख दो कि 1 एथिल, एक पे बोल दो एथिल, ऐसा नहीं लिख सकते ना कि यहाँ से शुरू कर दो। अगर यहाँ शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 ना, इधर भी शुरू कर सकते हो 1 एथिल, फिर बोलोगे 3 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर कार्बन पर ज्यादा नंबर्स मिल रहे हैं ना, 3 3 दो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट जिधर कम हो उधर से ही नंबरिंग करना है ना, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट जिधर ज्यादा हो उधर से ही नंबरिंग करना है। जैसे पीछे देखे थे कि अगर कार्बन का एक सिंपल स्ट्रेट चेन है तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ते हैं। तो ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट 1 पे हैं तो 1 से करोगे ना, 1 1,
तो कुल मिला जुला के नंबरिंग को कम से कम रखना है। 1 का वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू 3 समझ में आ गया। अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप अगर आ जा रहा है तब कैसे नेमिंग करोगे। ठीक है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस इससे आप रिलेटेड कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ। तो इसका आपको नाम लिख के ले आना है। ठीक है, इसका नाम आपको लिख के ले आना है। ये 3 आपके पास होमवर्क है, इनका आप ऐसे नाम लिख के ले आइएगा, फिर हम कल डिस्कस करेंगे।